अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आएगा ही आएगा, टेस्ट में तो आ चुका। ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल में डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट, साइलेंट करिए, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस करना है। हाँ जी जस्टिन जी। Sir, orbit is a two-dimensional figure. Yes, orbit is two dimensional, And orbital is three dimensional. पहला डिफरेंस एक एक करेंगे। जस्टिन जी ने पहला आंसर दिया, ऑर्बिट इज टू डायमेंशनल, ऑर्बिटल इज अ थ्री डायमेंशनल। अमितोष बेटा, सेकंड डिफरेंस। So orbit is a well-defined circular path in which electron revolve around the nucleus. Yes, इसको बहुत इजी करेंगे। ऑर्बिट्स आर सर्कुलर इन नेचर, सर्कुलर इन नेचर, या दे आर सर्कुलर। हाँ ठीक है, इफ यू वांट टू, अगर आप बहुत टफ स्पेल्स लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, पर अदरवाइज ऑर्बिट्स आर सर्कुलर इन नेचर। हाँ जी, ऑर्बिटल के लिए क्या बोलेंगे? Orbital is the space or 3D region around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum. बेटा अब इसको ना कुछ इस तरह लिखना है कि पॉइंट्स ज्यादा बने। एक ही पॉइंट में आपने सब कुछ अगर डाल दिया तो आगे आप डिफरेंस लिखने मुश्किल हो जाएंगे। यहाँ लिखिए, दे आर सर्कुलर इन शेप, दे हैव डिफरेंट शेप्स, दे हैव डिफरेंट shapes like dumbbell, like circular, spherical, dumbbell, double dumbbell, etc. They are all, they are what? They are circular. They are of different types, like they can be spherical, they can be dumbbell, they can be double dumbbell, etc. Okay. ओके, अब थर्ड पॉइंट, अब बताएंगे भाविक जी, बताएंगे भाविक जी। भाविक जी, स्तुति बेटी अभी आपसे सुनते हैं, एक मिनट भाविक जी को बोलने दीजिए। भाविक जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल? भाविक जी का माइक नहीं चल रहा। सुखदीप बेटा प्लीज हाथ नीचे कर लीजिए। सुखदीप बेटा। यस सर। बोलिए बेटिया। सर ऑर्बिट का इट गोज अगेंस्ट द हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल। इसको थोड़ा हर चीज को ना इजी बनाना है। इट डू नॉट ओबे, इट डू नॉट ओबे Heisenberg principle. It obeys Heisenberg's principle. Can you justify how it obeys and how it do not obey? It obeys Heisenberg. बिटिया, अभी आपने बोला ये Heisenberg obey नहीं करता, ये Heisenberg obey करता है। ये Heisenberg obey नहीं करता, ये Heisenberg obey करता है। Can you justify? No, sir. Actually, I had my brother's notes, so I read from there and I learned that. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। Anybody else who can explain this point? Sir. हाँ जी। Sir, Heisenberg वो पाथ नहीं बताता कि कौन से पाथ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ओके, कोई और एक्सप्लेन करना चाहे? कोई और एक्सप्लेन करना चाहे? अभी वो पूरा एक्सप्लेन नहीं हुआ। कोई और एक्सप्लेन करना चाहे? कोई एक्सप्लेन नहीं करना। सुनिए, हेजनबर्ग कहता था कि अगर पोजीशन ढूंढेंगे तो मोमेंटम में एरर होगा,
मोमेंटम ढूंढेंगे तो पोजीशन में एरर होगा, और वो एरर होगा h/4 अगर किसी ने आर्टिकल पढ़ा नहीं है तो अलग बात है। वो कहता था पोजीशन ढूंढने जाओगे तो एरर मोमेंटम में आ जाएगा, मोमेंटम ढूंढने जाओगे तो एरर पोजीशन में आ जाएगा। पर अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो एरर का तो सवाल ही नहीं है। हमें उसकी पोजीशन भी पता है, हमें उसका मोमेंटम भी पता है, तो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्सिबल है। ये एक दूसरे के क्या है? रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल कैसे हैं? हेजनबर्ग क्या कहता था? हेजनबर्ग कहता था पोजीशन ढूंढने जाओगे तो मोमेंटम में एरर होगा, मोमेंटम ढूंढने जाओगे तो पोजीशन में एरर होगा। तुम दोनों चीजों को एक साथ नहीं ढूंढ सकते। पर जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा तो पोजीशन में तो एरर है ही नहीं। पोजीशन में एरर क्यों नहीं है? पोजीशन में एरर इसलिए नहीं है क्योंकि हमें पता है कौन से वो सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, कौन से वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। अगर हमें उसकी पोजीशन पता है, मास तो हमें इलेक्ट्रॉन का वैसे ही पता है, वी नो द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मोमेंटम में भी एरर नहीं है। तो ऑर्बिट कंसेप्ट इज अगेंस्ट हेजनबर्ग प्रिंसिपल। पहले बताइए, समझ आया है? यस सर, समझ आ गया। ऑर्बिटल कहता है कि इलेक्ट्रॉन एक एरिया में घूमता है, एरिया में घूमता है तो पोजीशन में अगर एरर आ भी जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मोमेंटम में कोई एरर आ जाएगा तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो एक एरिया में घूम रहा है। एरिया इज क्वाइट थिक, जिसको हमने नाम दे दिया था ऑर्बिटल। पर यहां तो फिक्स ऑर्बिट थे। ऑर्बिट इज वेरी फाइन लाइन, सर्कुलर। सर्कल इज वेरी फिक्स, orbital is not fixed. Orbital is a space around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum. It is maximum, not 100%. तो अगर इसके बाहर भी चले जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो मैक्सिमम कह रहा है, 100% नहीं कह रहा। वो मैक्सिमम कह रहा है, 100% नहीं कह रहा। पर यहां तो ऑर्बिट में तो 100% है। अगर 100% है तो एरर ही नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है। तो ये वाला यहां पे लिखना है, इट डू नॉट ओबे हेजनबर्ग प्रिंसिपल। अगर किसी ने हेजनबर्ग नहीं पढ़ा हुआ, उसको समझने में मुश्किल आ सकती है। वैसे मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया कि उसे भी डिफिकल्टी ना आए। एंड हेजनबर्ग इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड एंड गूगल क्लासरूम। किसी ने नहीं पढ़ा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं लेक्चर फॉरवर्ड कर दूंगा। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4, सर ये पेपर में आएगा ही आएगा, ध्यान रखिएगा, ये आना ही आना है पेपर में। ऑर्बिट ऑर्बिटल का डिफरेंस। हाँ जी, अगला पॉइंट बताइए कुणाल जी। Sir, an orbit can accommodate more electrons, whereas orbital can accommodate only 2 electrons. No. It can accommodate 2 n square electron. Yes, sir. It can accommodate only 2 electrons. It can accommodate only 2 electrons. It can accommodate 2 n square electrons. आपको याद होगा पहले ऑर्बिट में n1 होता है। If you put n equal to 1 here, you will get 2. If you go for second orbit, it become 8. Third orbit 18. पर ऑर्बिटल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो it can accommodate 2 n square electron. It can accommodate only 2 electrons. हाँ जी, अगला पॉइंट 5वां। ऐसे नहीं, कौन सा बच्चा बोल रहा है? कौन सा बेटा बोल रहा है? आदित्य जी बोलिए सर, बोलिए। Orbits do not have any directional characteristics. That's very good. इसका मीनिंग समझा सकते हैं सर? होता क्या है, हम सब किताब में से पढ़ के लिख तो देते हैं,
हमें उसका मीनिंग नहीं क्लियर होता। जैसे अभी सर ने बोला इट डू नॉट हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा इसका मीनिंग क्या है सर? बताइए मीनिंग क्या है? Anybody else? Sir, it can move in any direction. सर ये एक ही डायरेक्शन में सर्कल में घूमता है, Yes, sir. Electron can move तो in any डायरेक्शन direction. चेंज नहीं होती। डायरेक्शन चेंज नहीं होती। अच्छा, दूसरा आंसर क्या था? एक तो था डायरेक्शन चेंज नहीं होती, दूसरा मीनिंग क्या बता रहे थे आप? सर ये मीनिंग नहीं है। इसका मीनिंग क्या है सुनिए। इसका मीनिंग है जब हम ऑर्बिट बनाते हैं, ये ऑर्बिट बनाया, क्या हम एक्स वाई एक्सिस लिखते हैं? So जो X- ऑर्बिटल्स हैं वो मूव करते हैं along the axis. नहीं, just मैं नीचे बनाता हूँ। जब हम ऑर्बिट बनाते हैं ना तो उसमें एक्सिस नहीं लिखते। We don't write x axis, y axis. Orbit do not have axis. But when we draw, orbital, we write x axis, y axis. एक सिर्फ एस ऑर्बिटल होता है जिसमें डायरेक्शन नहीं लिखते, याद है? बाकी सब में Yes, क्या sir. लिखते थे हम? एक्सिस लिखते थे। बाकी सब में क्या लिखते थे? एक्सिस लिखते थे। तो वो ये कहना चाहता है कि ऑर्बिट में एक्सिस नहीं होते। ऑर्बिट में एक्सिस नहीं होती, बट ऑर्बिटल में एक्सिस होती हैं। मीनिंग समझ आया है सर? मीनिंग समझ आया है? ऑर्बिट Yes, में, sir. हाँ जी, Yes sir. Yes, sir. लिखो इसको, लिखो ऑर्बिट डू नॉट हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑर्बिट, यहां पे मेरे पास स्पेस खत्म हो रही है तो आप ये वाला पॉइंट लिख लीजिए फिर। ऑर्बिट डू नॉट हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑर्बिट हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। Sorry, orbit do not have directional characteristics. इसमें क्या लिखेंगे? It has directional characteristics. It has directional characteristics. It has directional characteristics. It has directional characteristics. बोलिए, समझ आ गया? तो थोड़ी सी स्पेस, हाँ जी, पहले बेटा मीनिंग समझ आया है? लिखा तो सब कुछ किताबों में हुआ है, जो किताब में लिखा है उसके मार्क्स नहीं है, आपके ब्रेन में जो गया उसके मार्क्स हैं। तो आप ये बताइए कि क्या आपको मीनिंग क्लियर हो गया है? What do you mean by directional characteristics? Directional characteristics. हाँ जी, आइए, किसी को डाउट है? नहीं है। चलिए अगला पॉइंट बोलिए। Sir, orbits are represented as K, L, M and shells. Okay, orbit can be written as K, L, M and okay, फिर ऑर्बिटल में क्या लिखोगे? They are known as SPD. Yes, sir. सर नाम कोई डिफरेंस नहीं करना ना। आप कहेंगे मेरे और आप में डिफरेंस क्या? आप बोले मेरा नाम है जी जस्टिन जी, आपका जी खुराना जी। नहीं, नाम से नहीं। ये मतलब ये इट इज नॉट अ गुड डिफरेंस।
कि उसका नाम है KLMN, इसका नाम है SPDF, नो, ये एक अच्छा डिफरेंस नहीं माना जाए। ये तो पॉइंट्स भरने हो तो अलग बात है। कोई और डिफरेंस बताइए। फिनिश। देखिए, ऑर्बिट डू नॉट ओबे वेव करेक्टर या ड्यूल करेक्टर। पढ़ा था हमने ड्यूल करेक्टर कि हर चीज वेव भी है, हर चीज पार्टिकल भी है। ऑर्बिट डू नॉट ओबे वेव करेक्टर, या इसको थोड़ा इजी बनाते हैं, ऑर्बिट डू नॉट ओबे वेव करेक्टर ऑफ पार्टिकल। इट डू नॉट ओबे वेव करेक्टर ऑफ पार्टिकल। इट डू नॉट ओबे वेव करेक्टर ऑफ पार्टिकल। क्या लिखोगे? इट डू नॉट ओबे वेव करेक्टर ऑफ पार्टिकल। किसने दिया था इसको ये भी नहीं लिखना, एक और चीज, जस्ट इसको और भी इजी लिख सकते हैं हम। इसको लिख सकते हैं इट डू नॉट ओबे डी ब्रॉगली कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट? डी ब्रॉगली। और इसमें कौन सा कंसेप्ट ऑबे हो रहा था? इट ओबे डी ब्रॉगली कंसेप्ट। इट ओबे डी ब्रॉगली कंसेप्ट। अब आपको जिसने आर्टिकल पढ़ा होगा उसको ज्यादा अच्छा समझ आता है। डी ब्रॉगली क्या कहता था? हर चीज वेव भी है और पार्टिकल भी है। हर चीज वेव भी है और पार्टिकल भी है। सुनिए, हर चीज वेव भी है और पार्टिकल भी है। देखो, अगर हम ऑर्बिट कंसेप्ट लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन को उसमें घुमाते हैं, अगर वो ऑर्बिट में घूम रहा है तो वेव नहीं हो सकता। वेव है, क्या नहीं हो सकता? ऑर्बिट नहीं हो सकता। तो ये दोनों एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी हैं। देखिए, अगर तो वो सर्कुलर में घूम रहा है तो वेव करेक्टर नहीं है, अगर वेव करेक्टर है तो सर्कुलर नहीं है। तो क्या बोलेंगे? ऑर्बिट कंसेप्ट डू नॉट ओबे डी ब्रॉगली कंसेप्ट। पर ऑर्बिटल में हो सकता है। क्यों ऑर्बिटल में क्यों हो सकता है? इट इज अ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज। सर मेरी बात सुनिए, अगर आप सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं तो आप वेव में नहीं घूम सकते। अगर आप वेव में घूम रहे हैं तो सर्कुलर पाथ में नहीं घूम सकते। तो ये क्वेश्चन गलत हो। ऑर्बिट डू नॉट ओबे डी ब्रॉगली कंसेप्ट। पर अगर तुम अपने घर में घूम रहे हो, इट इज अ स्पेस, इट इज अ वाइड स्पेस, तो इसमें आप कैसे जा सकते हैं? आप टेढ़े मेढ़े चल सकते हैं। कई बार आप टेढ़े मेढ़े चलते हैं तो आपके पेरेंट्स भी आपको कहते हैं सीधे होके चलिए। पर व्हेन यू हैव स्पेस, जब आपके पास ब्रॉड स्पेस है, देन यू कैन गो लाइक वे। बट इफ यू आर मूविंग व्हाट इन सर्कुलर में वेव पॉसिबल नहीं है। देखो अब देखो, अगर सर्कुलर होगा तो वेव नहीं है, वेव है तो सर्कुलर नहीं है। ऑर्बिटल में पॉसिबल है बिकॉज इट इज अ 3 डायमेंशनल। तो यहां पे पॉइंट क्या बनेगा? ऑर्बिट डू नॉट ओबे डी ब्रॉगली कंसेप्ट। ऑर्बिटल ओबे डी ब्रॉगली कंसेप्ट। और बताइए सर, और बताइए। थक जाएंगे खुराना सर के साथ डिफरेंस करते करते, किताब में भी नहीं मिलेंगे इतने। बोलिए। तो बस सर हो गए, बस थक गए, और लिखवा देते हैं। आइए और लिखवाते हैं। सर मजा तो ये ना, किताब में भी ना मिले। सर लिसन बेटा, याद रखना एग्जाम में हमें 3, 4, 5 या 6 का चक्कर नहीं है। एग्जाम में अगर तुम 7 याद करके गए, 6 तो लिख ही आओगे ना। अगर 6 याद करके तो 5 ही लिख के आओगे। आप हर बुक पढ़ रहे हो, उसमें 4, 5, 6 मिल रहे हैं,
अगर आप मेरे साथ करेंगे, साथ कर रहे हैं, तभी तो मजा आएगा करने। हर चीज किताब में नहीं होती, कुछ चीजें किताब में, कुछ टीचर के पास। आइए, ऑर्बिट, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट इज, क्या फॉर्मूला था, mvr इज इक्वल टू nh/2 याद है? और बोर का पोस्टुलेट पढ़ा था हमने, पढ़ा था कि नहीं? यस सर। बोर का पोस्टुलेट क्या कहता था? द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट इज mvr इज इक्वल टू nh/2 और व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटल? सुपरस्टार क्वेश्चन, कहीं भी नोट करके रख लेना। 2 साल जब तक आईआईटी का पेपर नहीं दे देते, नीट का पेपर नहीं दे देते, ये पॉइंट काम आएगा। mvr of angular momentum is L into L plus 1 h/2 pi. What is the angular momentum of an orbital? ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? अंडर रूट ऑफ L into L plus 1 h/2 pi. मैं निकालना सिखा रहा हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपटीशन में कई बार आ चुका, आईआईटी में, नीट में कई बार आ चुका है। ये फॉर्मूला ही नहीं मिलता, कहां पे है, बड़े कम जगह पे मिलेगा आपको। सर वो कहता है जी 3p में एंगुलर मोमेंटम निकालिए। अब 3p में एंगुलर मोमेंटम निकालिए। लिसन, जल्दी तो नहीं है, पहले मेरी बात सुनिए। वो आपको कहेगा 3p में एंगुलर मोमेंटम निकालिए। बच्चे फॉर्मूला क्या लगाते हैं? nh/2 pi। n कितना लिया? 3। आंसर देंगे 3h/2 pi। ये गलत आंसर है सर। 3p इज ऑर्बिटल और ऑर्बिट? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल। फिर तुम ऑर्बिट का फॉर्मूला कैसे लगा सकते हो? ये तो फॉर्मूला ही गलत है। आप क्लास के ना टॉपर से पूछना कि यार मुझे 3p का, जो अच्छे कहते, अपने आप को कहते हैं ना हम बड़े इंटेलिजेंट हैं, कई होते हैं पंजाबी के फुकरे, उनको कहेंगे 3p का मैं एंगुलर मोमेंटम दस और उससे 3h/2 pi। सर p 3p is orbital. Orbital has angular momentum of under root of L into L plus 1 h/2 pi. यहां पे n तो यूज ही नहीं होना, ध्यान से देखो, n तो फॉर्मूले में नहीं है। p के लिए L कितना होता है? L equal to 1, याद करिए, मैंने लिखवाया था। Put L equal to 1 into 1 plus 1 h/2 pi. This is under root 2 h/2 pi. समझ आया कि नहीं आया? यस सर। सर L की वैल्यू 1 पुट करेंगे ना, L1 तो ये 1 plus 1 क्या हो गया? अंडर रूट 2 h/2 pi। एक और चीज समझा रहा हूं, कहीं नोट कर लीजिएगा, बड़ी रेयर मिलेगी। ये जो h/2 pi होता है, इसका एक सिंबल और भी होता है, ये होता है h, ऐसे h लिख के ना लाइन मार दी। लाइन आप स्ट्रेट लेना चाहें या वर्टिकल, थोड़ी टिल्टेड हो, आपकी चॉइस, लाइक दिस। ये किसके बराबर है? सर आईआईटी में एक बार h/2 pi को ये सिंबल दे दिया गया था, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। ध्यान से देखिएगा, h/2 pi लिखा है कि h के ऊपर लाइन लगाई हुई है। h के ऊपर अगर लाइन लगाई है तो उसकी वैल्यू कितनी है? तो हो सकता है एग्जाम में वो ऐसे भी दे दे, कंपटीशन में, लाइक दिस। सॉरी, स्कूल के एग्जाम में तो नहीं आता ये। तो स्कूल में नहीं, स्कूल में तो बस इतना याद रख लो तो टीचर खुश हो जाएगा, मुंडा कुछ लिख के गया, mvr is equal to under root of L into L plus 1 h/2 pi। स्कूल तो यहाँ खत्म, ये लो बस। ये तो मैंने कंपटीशन के लिए बताया, तुम नीचे वाला जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं या जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनकी। बोलिए, क्लियर है? सर
कंपटीशन में ऐसे फंसाता है ना वो आपको नीचे ले जाके। एक और दिखा रहा हूं, एक और चीज देखो। अब मैं कहता हूं 3p और 4p, 4p का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? तो सेम ही होगा। यस, तो याद रखना क्वेश्चन क्या आएगा कंपटीशन में, स्कूल में नहीं आ सकता, स्कूल वाले की टीचर की सोच इतनी नहीं है। वो कहेगा व्हाट इज द डिफरेंस इन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ 3p एंड 4p? व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम डिफरेंस ऑफ 3p एंड 4p? कितना है? 0 है जी? 0. Yes. सर डिफरेंस It's नहीं, 0 है, कुछ तो है, वो कितना है? इट इज 0। सर समझ आ गया? चले आगे। Yes, sir. Yes, अब ये sir. वाला पॉइंट तुम्हें किताब में नहीं मिला होगा। चले आगे, आओ आगे चलते हैं। Yes, sir. कितने डिफरेंस हो गए? 7। आइए 8वां डिफरेंस कराते हैं। बोलिए 8वां डिफरेंस, आप बोलिए। ओके, सुनो। इन ऑर्बिट, the probability of finding electron is 100%. yes or no? ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 100%. 8 point. In orbital, the probability of finding the electron is near to 100%. पर कितनी नहीं है? एग्जैक्ट 100। एग्जैक्टली। ओ सर, ये पॉइंट ना टीचर को मत दिखाओ, ये अपने पास रखो। जब पेपर में पॉइंट भूल जाएं, 6 पॉइंट भी ना बन रहे हो, उसके लिए पॉइंट बता रहा हूं। अगर तुम ये पॉइंट्स लिखा है तो तुम्हारा टीचर तुम्हारी जो कॉपी होगी ना आंसर शीट, उसकी फोटो स्टेट करा के घर पे रखवा लेगा। इन ऑर्बिट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 100%, एंड इसमें क्या है? इट इज नियर टू 100%. आइए आगे चले, चले आगे। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बोल दो, एक दो और करा दूं। सर करा दो सर, एक दो और। चलो एक और करा दो। 9. In orbit, all electrons move in one direction. अगर इन ऑर्बिट अगर इलेक्ट्रॉन उल्टे घूमते तो क्लाइड ना कर जाते। इसमें सारे इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में होते हैं। इसमें इन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन मूव्स नहीं, इसे स्पिन लिख लो। इन ऑर्बिट ऑल द इलेक्ट्रॉन हैव सेम स्पिन, स्पिन वर्ड यूज करते हैं। इन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन हैव opposite spin. Both the electrons have opposite spin. सर ये पॉइंट ना एग्जाम में लिखना मत, रीजन पता क्या? बुक्स में नहीं है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूं। तो जो पहले 6, 7, 8 है ना, वो किताब में मिल जाएंगे, ये आपको किताब में मिलेंगे नहीं। कर लिया नोट? एक और करा दूं? यस सर। ये समझ आ गया कि नहीं आया? आ गया सर समझ। ओके, अगला वाला कभी भूलोगे नहीं जो लिखवा रहा हूं। यूज कर सकते हैं एग्जाम में उसे? मैं लिख दूंगा, अब एग्जाम में यूज नहीं कर पाओगे, चैलेंज है, अब यूज नहीं कर पाओगे। 10। अब आप इसको सिमिलैरिटी भी मान सकते हो, डिसिमिलैरिटी भी मान सकते हो। 10th है HW। बोलिए, समझ आया? सर होमवर्क। हाँ जी, होमवर्क।
Yes, ये sir. कौन सा डिफरेंस है? लिख सकते हैं एग्जाम में? No, sir. सर रिसर्च करो, रिसर्च। जान के एक पॉइंट छोड़ा है, 10th भी लिखवा सकता था मैंने जान के एक पॉइंट छोड़ दिया कि आप भी कुछ रिसर्च करें। ये मत सोचिए कि किताब में जितना दिया वो फाइनल है। बेटा एक चीज याद रखना, बस हम पढ़ रहे हैं, हमें नीट का पेपर क्रैक करना है, हमें आईआईटी का पेपर क्रैक करना है, हमें 11th में नंबर अच्छे लेने, दैट्स वेरी गुड। बट एक चीज हमेशा याद रखना, अगर जिंदगी में तरक्की करनी है तो सब्जेक्ट को एंजॉय करो, मार्क्स के लिए मत करो। जो लोग अपने सब्जेक्ट को एंजॉय करते हैं वो जिंदगी में आगे जाते हैं। जो लोग अपने सब्जेक्ट को एंजॉय नहीं करते वो जिंदगी में आगे नहीं जाते। ये बात जो मैं समझा रहा हूं सबको नहीं समझ आई, थोड़े ही बच्चों को समझ आई। फॉरेन में देखना, लोग बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत आगे तक जाते हैं, दे एंजॉय व्हाट दे चूज। हमारे इंडिया में क्या होता है, हमारे पेरेंट्स चूज करते हैं, हम उसको एंजॉय नहीं करते। मैं आपको अपना बता रहा हूं, आई एम इंजीनियर। इंजीनियरिंग में मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी की है। जब मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, जाके कंप्यूटर पे बैठे रहे, काम करते रहे, गेम्स खेलना बड़ा अच्छा लगता है, प्रोग्रामिंग कुछ और होती है। तो मैंने प्रोग्रामिंग भी की, मैंने सी भी किया, C++ भी किया, जावा भी किया, और एक्सेल में SQL भी किया। पर मुझे बहुत जल्दी दिख गया कि मुझे मजा नहीं आया। मैं पूरी जिंदगी उस चीज को कैरी नहीं कर सकता, मुझे मजा नहीं। एंड यू कैन नॉट बिलीव, इन द बिगनिंग जहां मुझे जॉब मिली थी, कुछ दिनों में ही मुझे गवर्नमेंट सर्विस कंफर्म हो गया। आई गॉन टू माई मदर एंड सेड आई एम लिविंग अ जॉब, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। मेरी मदर ने बहुत डांटा कि तू अपना कैरियर स्पॉइल कर रहा है। अगर तूने जॉब छोड़ी, कौन छोड़ता है गवर्नमेंट सर्विस? थोड़े दिनों में तुझे यहाँ परमानेंट अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। ऐसे मुझे मजा ही नहीं आया। मैंने पार्ट टाइम टीचिंग स्टार्ट की हुई थी प्रोग्रामिंग के साथ ही, एंड आई एम एंजॉयिंग टीचिंग। और टीचिंग में भी, बीइंग इंजीनियर, माय मैथ्स एंड केमिस्ट्री इज वेरी स्ट्रॉन्ग। मेरा मैथ्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, मेरी केमिस्ट्री भी बड़ी स्ट्रॉन्ग। फिजिक्स मेरा टेस्ट ही नहीं था, मुझे पता है फिजिक्स मेरा कभी टेस्ट था ही नहीं। तो मेरे पास चॉइस थी। आई चूज केमिस्ट्री बिकॉज इट इज मोर रीजनिंग। नहीं, मैथ्स, आई एंजॉय मैथ्स। आज भी मेरा हॉट फेवरेट मैथ्स है। तुम देखते होगे लॉग निकालना, ये निकालना, बिकॉज मैथ्स इज माई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। बट मुझे केमिस्ट्री में ज्यादा एंजॉयमेंट आती थी पढ़ाते हुए। आपने देखा होगा खुराना सर, कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब बड़े भारी दिल से पढ़ा रहे हैं। स्कूल में जाओ, टीचर वो रोते रोते पढ़ा रहा होता है, जबरदस्ती पढ़ा रहा होता है। आई टीच बिकॉज आई एंजॉय। तो याद रखना, जो भी आप पढ़ रहे हो, जिस दिन तुम पढ़ने को एंजॉय करना शुरू कर दोगे, अपने सब्जेक्ट को एंजॉय करना शुरू कर दोगे, तुम्हें सक्सेसफुल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। गो एंड एंजॉय योर सब्जेक्ट। कम टू माई क्लास, यू वांट टू एंजॉय। हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे, पर 1.5 घंटा पढ़ने के बाद फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि हम पढ़े। मेरे पढ़ाने की मुझे भी फीलिंग नहीं आनी चाहिए मैंने पढ़ाया। हम तो डिस्कशन कर रहे हैं। फॉरेन में रिसर्च कहती है जहां पे डिस्कशन ज्यादा होती है वो सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा समझ आता है। तो आपने देखा होगा, मैं चाह के भी आपको म्यूट नहीं कर पाता, बिकॉज आई एंजॉय डिस्कशन। आप देखो जितने पॉइंट्स में लिख रहा था, मैंने तब तक लिखा ही नहीं जब तो नहीं कहूंगा एंजॉय द सब्जेक्ट। क्लियर है? ये पॉइंट्स हम लिख चुके, अब हम अगले पॉइंट पे चल रहे हैं। इसको जल्दी से नोट करिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए सर। जो आपने वो करवाया था ना डी ब्रॉगली वाला, सर वो एक बार दोबारा जस्टिफाई करना।
डी ब्रॉगली वाला समझाता हूँ क्या था। डी ब्रॉगली कहता था कि हर चीज जिसका मास है वो वेव भी है और पार्टिकल भी है। वेव तो है ही है, पार्टिकल जिसका मास है। हर जो चीज जो मास है वो वेव की तरह चलती है। वो कहता है वेव का मास होता है और जिसका मास होता है वो वेव की तरह चलती है। जैसे पैकेट ऑफ लाइट है, अब लाइट मेरे ऊपर गिर रही है, हमने यही पढ़ा था कि लाइट का मास नहीं होता, लाइट का मास होता है। लाइट के जो पैकेट्स होते हैं, पैकेट्स का मास होता है। तो उसने बोला जो वेव है उसका मास है, जिसका मास है वो वेव की तरह चल रही है। इसको कहते हैं ड्यूल कैरेक्टर। ड्यूल कैरेक्टर हम तभी बोलते थे लाइट हैज अ ड्यूल कैरेक्टर, कि लाइट वेव भी है, लाइट पार्टिकल भी है। पार्टिकल क्या होता है? जिसका मास है। वेव आपके सामने बनी हुई है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है तो वेव नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो स्ट्रेट पाथ है या सर्कुलर पाथ है। अगर वो वेव की तरह चल रहा है, अगर वो वेव की तरह चल रहा है तो वो सर्कुलर पाथ में नहीं हो सकता। तो दोनों थ्योरीज आपस में कंट्राडिक्टरी हैं। दोनों थ्योरीज आपस में कंट्राडिक्टरी हैं। तो ये ऑर्बिट डू नॉट ओबे वेव कैरेक्टर, ऑर्बिटल ओबे वेव कैरेक्टर, ऑर्बिटल ओबे वेव कैरेक्टर। क्लियर सर? बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? ऑर्बिटल स्पेस है, जब जहां पे स्पेस ज्यादा होगी वहां पे कोई भी चीज, अब ये एस ऑर्बिटल है, यहाँ पे स्पेस ज्यादा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे घूम सकता है? इलेक्ट्रॉन कैन मूव लाइक अ, जगह ज्यादा है ना। अब मैं तुम्हें कहता हूं स्ट्रेट लाइन पे वेव की तरह चल के दिखाओ, तुम नहीं चल सकते। अगर मैं कहता हूं सड़क चौड़ी है और वेव की तरह चल के दिखाओ, आप चल सकते हैं। आप ऐसे से जा सकते। शराबी जाते नहीं, शराबी घूमते ऐसे से, यस सर। वेव कैरेक्टर। पर अगर बहुत पतली दीवार है उस पर वेव की तरह चल के दिखाओ, तो ऑर्बिटल इज अ स्पेस, वहां पे वेव कैरेक्टर पॉसिबल है। ऑर्बिट इज वेरी फाइन, जो चीज फाइन है उस पर क्या नहीं हो सकता? वेव नहीं बन सकता। तो ये था। तो इसमें हम बोलते हैं ऑर्बिट डू नॉट ओबे डी ब्रॉगली कंसेप्ट, बट ऑर्बिटल ओबे डी ब्रॉगली कंसेप्ट। जल्दी से उतारिए, फिर मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ लो एक बार। कोई पॉइंट डाउट है तो पूछ लीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। एक मिनट सर। ये एक छोटी सी इक्वेशन मैंने लिखी है। इस छोटी सी इक्वेशन, अगला टॉपिक कराने लगे हैं। ये छोटी सी एक इक्वेशन है, आपको लर्न करने की जरूरत तो नहीं है, पर कम से कम पता होनी चाहिए। मैं रब कर रहा हूं। इसको बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। मैं स्पेलिंग बोल रहा हूं, स्पेलिंग लिखो। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, SCHRODINGER श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इस इक्वेशन का नाम है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। मैं दोबारा से लिख के दिखाता हूं, यहां लिख देते हैं। अभी आपको नए नए सिंबल लग रहे होंगे, कोई बात नहीं, घबराइए मत।
वैसे तो आपके लेवल से काफी ऊपर है, पर फिर भी मैं आपको समझाऊंगा। ये z है, अब z को ऐसे लिखना चाहिए, प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v। पहले इस इक्वेशन को उतारिए, अपॉन n स्क्वायर है, अपॉन h स्क्वायर, h स्क्वायर। दिस इक्वेशन इज नोन एज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो ये क्या है मैं समझा रहा हूं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये क्या है सर? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये क्या है बच्चे? लिसन, ये एक सिंबल दिख रहा है आपको, ये है साई। इसे बोलते हैं साई, PSI। क्या बोलते हैं? साई, PSI, साई। नोट के लिए ये साई है। ये ना जैसे डिफरेंशिएट नहीं करते, आप लिखते हो dx अपॉन dt है, कोई भी चीज, डिफरेंशिएट ऑफ a स्क्वायर प्लस bx प्लस c विद रिस्पेक्ट टू dx, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फिजिक्स में पढ़ा होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये डबल डिफरेंशिएशन है। इसकी डिफरेंशिएशन करो फिर इसकी डिफरेंशिएशन करो, दैट इज कॉल्ड डबल डिफरेंशिएशन। एक बार जो डिफरेंशिएशन करके इसका आंसर आएगा उसको फिर डिफरेंशिएट करना, दैट इज कॉल्ड डबल डिफरेंशिएशन। This is double differentiation with respect to x. This is double differentiation with respect to y. This is double differentiation with respect to z. And this is a constant. This is a constant. अब आराम से, कोई जल्दी नहीं है, पहले समझिए। श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट था जिसने ये इक्वेशन दी। ऑर्बिटल थ्योरी इससे बनी। ऑर्बिटल थ्योरी का ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो साइंटिस्ट ना बहुत कंफ्यूज थे सिंबल्स के बारे में। तो पहले तो मैं आपको थोड़े सिंबल्स बताता हूं। साए, ये साए, इसका मतलब होता है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। याद है? अब वेव करेक्टर है ना, वेव करेक्टर होगा तो एम्पलीट्यूड होगा। साई एम्पलीट्यूड बताता है। साई क्या बताता है? एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ये पेपर में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस साई? त्रिशूल की तरह है, शिव जी का त्रिशूल है ना, बिल्कुल उसकी तरह है। तो पेपर में बना हुआ आता है, कई जगह ऐसा भी बनाया जाता है, जो कंप्यूटर में सिंबल अवेलेबल होगा। तो पेपर में ऐसा लगता है जैसे त्रिशूल दे दिया। व्हाट इज द सिंबल ऑफ त्रिशूल? No, it is not the Trishul, it is what? Psi. तो पेपर में पहला क्वेश्चन आएगा, what is the significance of psi? क्या लिखोगे? Amplitude of wave. Amplitude of the wave। सर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1 मार्क का। अंडर एस्टिमेट मत कर लेना, पेपर में आएगा। What is the significance of psi? It is amplitude of the wave. What is the significance of psi square? दो क्वेश्चन आते हैं। What is the significance of psi? What is the significance of psi square? This is Amplitude. probability of finding the electron. It is probability of finding the electron. सर ये सुपरस्टार क्वेश्चन है, कॉपी में कहीं अलग से लिख लो। पेपर में आज तक कभी स्कूल लेवल पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन नहीं आई, पर तुम जगह जगह पढ़ोगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो मैंने आपको एक बार दिखा दी, कंपटीशन में आती है। स्कूल में ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साई? इट इज एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव।
What is the significance of psi square? It is the probability of finding the electron. लिख लिया यहाँ तक? Yes, sir. सुनो, कैसा क्वेश्चन आता है? वो मैं समझा, वो भी सारे बारी बारी आएंगे, अभी वो भी समझा रहा हूँ। ये लिख लिया, नोट कर लिया? Yes sir. ओके, अब सुनो, अब हमें ये तो पता चल गया साई क्या होता है, साई स्क्वायर भी क्या होता है। अब पाई तुम्हें पता है, पाई इज अ कांस्टेंट, साई तो हो गया, इट इज व्हाट, एम्पलीट्यूड। मैं इस इक्वेशन का बता रहा हूं थोड़ा बहुत, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। कौन सी एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव? जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसका एम्पलीट्यूड। ये पाई तो कांस्टेंट हो गया, क्या वैल्यू होती है? 22.7 और 3.14। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। h प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट कितनी वैल्यू थी इसकी? 6.6 इंटू 10⁻34। जो पहली बार देख रहे हैं वो लर्न करेंगे, जैसे पाई फिक्स होता है ऐसे h भी फिक्स होता है। h की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34। ये कांस्टेंट बहुत ज्यादा यूज होगा केमिस्ट्री और फिजिक्स में। E एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर पाई के आगे क्या लिखा है? मैंने 22.7 मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट। कांस्टेंट लिखा है मैंने। सर H के आगे क्या लिखा है? प्लैंक्स कांस्टेंट यार। ओके सर। आइए, E के है टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, V इज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, V इज क्या लिखो? पोटेंशियल एनर्जी लिख दो, डिफरेंस मत लिखो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सर यहां तक क्लियर हो गया? करिए, नोट करिए। चलिए सर। आगे कराएं? सर ये वाली जो चीज मैंने अभी आपको लिखवाई, ये स्कूल लेवल पे काम आती है। स्कूल लेवल में आता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। ठीक है, अब एक मैं टफ क्वेश्चन करा रहा हूं। टफ तो नहीं है तो आसान ही, थोड़ा अलग से तरह का क्वेश्चन। पेपर में आता भी या नहीं भी आता, 50% चांसेस होते हैं आने के। ठीक है, तो वो है क्या ये वो समझते हैं। हेडिंग लिखिए। अच्छा एक चीज और समझिए, तुम्हें बुक में नहीं मिलेगा, वैसे बता रहा हूं। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन एक्स एक्सेस। लिखने की जरूरत नहीं है सर, लिखने की जरूरत नहीं है। सर सुन लो, ये प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सेस, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सेस। तभी बनेगा ना ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की 3 डायरेक्शंस होती हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस। ये कॉन्सेप्ट जो हमने लिख दिया, क्लियर? और घबराइए मत, स्कूल में नहीं आएगा, पर ये चीज ना तुम्हें हर जगह कंपटीशन में दिखेगी, तो स्कूल यहाँ पे करवाना जरूरी था। पढ़ते हुए तुम्हें मॉडर्न, दिनेश, प्रदीप पढ़ते हुए तुम्हें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वर्ड कई बार आएगा, तो तुम्हें पता होना चाहिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है क्या। क्लियर? और समझिए, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन is a mathematical representation of orbital theory. नोट कर लो, नीचे नोट लिखो, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन is a mathematical expression of orbital theory. क्लियर है सर? क्लियर है? Yes, यस sir. सर। ओके,
अब मैं तुम्हें एक आर्टिकल पढ़ा रहा हूं, लिखो रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व्स, हेडिंग लिखो रेडियल, रेडियल रेडियल रेडियस से बना रेडियल, रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व्स। इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स भी कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। चाहे रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व्स कह दो, चाहे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स कह दो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। अब मेरी बात समझिए, इसको समझने के लिए आपको एक पहले डिफरेंट मेंटल स्टेटस में जाना पड़ेगा। अब वो मेंटल स्टेटस क्या है? अब मान लीजिए जस्टिन जी हैं, जस्टिन जी आपको ड्यूटी दी गई कि आप सब्जी बनाना सीखेंगे। आई एम चेंजिंग योर मेंटल स्टेटस सो दैट अगला आर्टिकल आपको समझ आए। आप सब्जी बनाने के लिए आपको बोला गया, आपको लगता है आप पहली बार में करेक्ट बना लेंगे जस्टिन जी? नो सर। दैट्स गुड, आपने बिल्कुल सच बोला, पहली बार में करेक्ट नहीं बन पाएगी। तो आपने पहली बार सब्जी बनाई तो कुछ मिस्टेक हो जाएगी, लाइक जैसे बेक प्रॉपर्ली नहीं हुई, आपके मदर बोलेंगे इसको 10 मिनट और बेक करिए, आपने 10 मिनट और बेक किया, फिर आपको उसको टेस्ट करेंगे तो आपको लगेगा नहीं यार नमक कम है, फिर आप थोड़ा सा नमक और ऐड करेंगे, फिर टेस्ट करेंगे नहीं यार इसमें मिर्ची भी थोड़ी कम है, फिर मिर्ची भी थोड़ी ऐड करेंगे। 2 3 4 करेक्शंस के बाद वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। यस और नो? यस और Yes, sir. इसको बोलते हैं लाइफ साइकिल। क्या बोलते हैं? लाइफ साइकिल। जब कई बार हम जब कोई काम करते हैं तो पहली बार में वो करेक्ट नहीं होता, तो हम उसमें मॉडिफिकेशंस करते हैं जब तक वो करेक्ट ना हो जाए। लाइक जैसे आप टेस्ट दे रहे हैं, आपने कुछ गलतियां की, आई टेल यू कि इसमें मार्क्स कटेंगे, ऐसे कटेंगे, कटेंगे, अब फिर देंगे, फाइनल एग्जाम तक आप परफेक्ट हो जाते जो होना चाहते हैं, कुछ तो होना ही नहीं चाहते, तो दैट इज कॉल्ड लाइफ साइकिल। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व भी ऐसे ही। साइंटिस्ट कुछ सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे? उन्हें लगा कि 1s के लिए वो ग्राफ बनाना चाहते थे। उन्होंने ग्राफ बनाया साई वर्सेस आर। व्हाट इज साई? साई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में था साई। उन्हें लगा कि साई प्रोबेबिलिटी है। शुरू में उन्हें क्या लगा कि साई क्या है? प्रोबेबिलिटी है। उन्होंने जब 1s के लिए ग्राफ बनाया, 1s के लिए ग्राफ कुछ इस तरह से, somewhat like this। जब जैसे वो नहीं होता x + 2y = 5, आप हर x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू निकालते हैं, आप हर y की वैल्यू के लिए क्या निकालते हैं? x, और आप एक ग्राफ बनाते हैं। बनता है कि ग्राफ क्या नहीं बनती? उन्होंने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में 1s के लिए ग्राफ बनाया बिटवीन साई एंड आर, तो उन्हें ये ग्राफ मिला। इस ग्राफ में उन्हें एक गलती लगी। उन्हें गलती ये लगी कि यहां पे आर क्या है? 0। यहां पे आर कितना होगा? 0। रेडियस इज 0। अगर रेडियस 0 है, मैं थोड़ा पास ले रहा हूं, आप ज्यादा अच्छा फोकस कर पाए। यहां पे रेडियस 0 है। अगर यहां पे रेडियस 0 है, रेडियस 0 का होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में। रेडियस 0, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहां है? न्यूक्लियस में। यस सर। क्या आ रही है? प्रोबेबिलिटी हाई आ रही है। प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है? हाई। प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई। इट इज रॉन्ग। व्हाई? व्हेन रेडियस इज 0, रेडियस 0 मींस इलेक्ट्रॉन इज ऑन द न्यूक्लियस, एंड अगर साई प्रोबेबिलिटी है तो उसकी एक बहुत हाई वैल्यू आ रही है।
हेजनबर्ग ने बोला था इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं एग्जिस्ट कर सकता। हेजनबर्ग ने मैथमेटिकली प्रूव किया था, हमने भी किया था, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। पर ये ग्राफ कहता है अगर रेडियस 0 है और साई प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, तो ये ग्राफ गलत है, क्योंकि उन्हें पता है कि हेजनबर्ग गलत नहीं था। इसका मतलब ग्राफ कौन सा गलत हो गया? ये वाला। लाइफ साइकिल है, फिर समझिए, पहली बार में करेक्ट नहीं बनेगा, हम इसको मॉडिफाई करेंगे बार बार जब तक ये करेक्ट नहीं बन जाता। इस ग्राफ में साइंटिस्ट को क्या लगा? सही के उन्हें लगा कि साई प्रोबेबिलिटी है वर्सेस आर, तभी तो नाम पड़ा रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व्स। उन्होंने 1s के लिए बनाया, तो ये ग्राफ बना। जब ये ग्राफ बना, यहां पे रेडियस कितनी है? 0 है। रेडियस 0 है, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई आ रही है, तो ये ग्राफ गलत है। क्यों? अगर रेडियस 0 है तो प्रोबेबिलिटी भी 0 होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग। हेजनबर्ग ने क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। पहले बताइए ग्राफ में गलती क्या है, ये समझ आया है? Yes. एक बार सारे सुन लो, मैं दोबारा समझाऊंगा, क्योंकि ये डिफरेंट तरह का क्वेश्चन है, टफ नहीं है, डिफरेंट है। इधर देखो, अब उन्हें एक चीज क्लियर हो गई, ये गलत है, ये गलत है। उन्होंने क्या किया? वो कहते हैं यार साई को ना डीवी से मल्टीप्लाई कर, डीवी मतलब वॉल्यूम, साई डीवी वर्सेस आर का ग्राफ बनाओ। जब रेडियस 0 होगी, when radius is 0 volume will be, sir, when radius is 0 what is volume? 0 0 into something, 0 0 into something 0, the graph looks like to be like this। ये ग्राफ बन गया। अब यहां पे जब रेडियस 0 थी तो प्रोबेबिलिटी भी 0 हो गई फॉर 1s। उन्होंने वॉल्यूम से क्यों मल्टीप्लाई किया? उन्हें पता था वॉइस नहीं आ रही। मेरी वॉइस नहीं आ रही, सिर्फ मीडिया को नहीं आ रही, बाकी सबको भी नहीं आ रही। आ रही है सर। आ रही है सर। आ रही है। बिटिया आपकी कोई सिग्नल की डिफिकल्टी है? बिटिया घबराइए मत, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भी भेज दूंगा, पर वॉइस आपकी तरफ से डिफिकल्टी है बिटिया। फिर सुनिए, व्हेन रेडियस इज 0, रेडियस जब 0 होगा वॉल्यूम कितना होगा? 0 into something, 0 into something, 0 that's why it is 0। now the graph become like this। साइंटिस्ट को लगा ये ठीक है, कुछ करेक्ट हो गया, साइंटिस्ट को लगा पहले से बेटर हो गया, एक डिफिकल्टी खत्म हो गई। अब उन्होंने ग्राफ बनाया 2s के लिए, मैं नीचे बना रहा हूं 2s, साई डीवी वर्सेस आर दिख रहा है, साई डीवी वर्सेस आर। कोई बात नहीं, नीचे का सर दोबारा से रिपीट कर दो। बिटिया आपने पहला ग्राफ समझा, दूसरा समझा, कौन सा नहीं समझा? सर सेकंड वाला। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। हाँ बेटा, मैं ना धीरे धीरे बोल रहा था इसलिए नहीं आ रही थी, अब आएगी आपको। जब यहाँ पे रेडियस कितना है, यहाँ पे रेडियस इज 0, व्हेन रेडियस इज 0, जब रेडियस 0 होता है तो वॉल्यूम कितना होता है? बेटा किसी भी चीज का वॉल्यूम ले लो ना, सफेयर का ले लो, सिलेंडर का ले लो, किसी का भी ले लो, जब रेडियस 0 होगा तो वॉल्यूम कितना होगा? 0 0 into something 0। तो ग्राफ ये बन गया। साइंटिस्ट को लगा प्रॉब्लम खत्म हो गई, जब रेडियस 0 है तो प्रोबेबिलिटी भी 0 है, इसने हेजनबर्ग को ओबे कर दिया। अगर ये करेक्ट है तो उन्होंने अब क्या कहा, हम 2s के लिए बनाते हैं। साइंटिस्ट ने, खुराना सर ने नहीं कहा, उन्होंने 2s के लिए ट्राई किया, ग्राफ बना ये, ग्राफ कुछ इस तरह से बना। अब इस ग्राफ में भी गलती थी, अगर साई डीवी प्रोबेबिलिटी है
प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। सर प्रोबेबिलिटी की मिनिमम वैल्यू कितनी है? 1 0 सर। 0। प्रोबेबिलिटी की मिनिमम वैल्यू कितनी है? 0। मैक्सिमम वैल्यू 1 तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये भी ग्राफ गलत है। सर तो उन्होंने कहा कि साई डीवी में से नेगेटिव कौन है? कहते हैं वॉल्यूम तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, वॉल्यूम इज नॉट नेगेटिव, वॉल्यूम इज नॉट नेगेटिव, दैट मींस साई इज नेगेटिव। कहते हैं स्क्वायर कर दो, नेगेटिव का स्क्वायर कितना होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव का स्क्वायर कितना होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब उन्होंने ग्राफ बनाया किसके लिए? 2s के लिए। अब ये ग्राफ करेक्ट, ये ग्राफ करेक्ट बन गया। आदित्य जी 1 मिनट रुक जाइए, अभी आदित्य जी 1 मिनट रुक जाइए, फिर से समझिए। पहले ग्राफ किसमें बनाया गया? Psi and R. और 1s साई वर्सेस आर। पहले ग्राफ में क्या गलती थी? जब रेडियस 0 था, तो psi high है. जब रेडियस 0 थी तो प्रोबेबिलिटी भी कितनी होनी चाहिए थी? 0। अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग, हेजनबर्ग कहता था इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था, याद करिए, किया था कि नहीं? ये वही है, when radius is 0, what is the probability of finding the electron in the nucleus? It is 0, but here the probability is very high, so this is wrong. तो उन्होंने इस चीज को करेक्ट करने के लिए क्या किया? उन्होंने साई को डीवी से मल्टीप्लाई कर दिया। जब रेडियस 0 होगा तो वॉल्यूम 0 हो जाएगी, जब वॉल्यूम 0 होगा 0 इंटू समथिंग 0, तो अब ये ग्राफ करेक्ट बन गया। किसके लिए? 1s के लिए। फिर ये ग्राफ इसकी, अब उन्हें लगा कि साई डीवी प्रोबेबिलिटी है, अब उन्होंने साई डीवी वर्सेस आर किसके लिए बनाया? 2s के लिए। यहां भी एक प्रॉब्लम आई, ग्राफ क्या हो गया? नेगेटिव में वैल्यू आ गई सर। अगर साई डीवी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी कांट बी नेगेटिव, तो उन्होंने देखा कि साई डीवी में नेगेटिव कौन हो सकता है? उन्हें लगा वॉल्यूम तो नेगेटिव हो नहीं सकता, इसका मतलब साई नेगेटिव आ रहा है। अगर हम साई का स्क्वायर कर दें, अगर ये पॉजिटिव होगा तब भी पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव होगा तो स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो उन्होंने साई डीवी वर्सेस आर का ग्राफ बनाया। अब ये ग्राफ करेक्ट बन गया, इसीलिए साई स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी माना गया। लिखा था ना, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर? हमने वहां पे लिखा था इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। यस सर। इसीलिए वो यहां से आया, और साई स्क्वायर डीवी को रेडियल प्रोबेबिलिटी बोला गया, क्योंकि वॉल्यूम आ गया ना, वॉल्यूम मींस रेडियस, रेडियस मींस रेडियल प्रोबेबिलिटी। बोलिए, समझ आया सर ग्राफ? यस सर। हाँ जी, 1 मिनट और। आदित्य जी, अभिदित्य जी, क्या क्वेश्चन है सर? समझ आ गया। वो तभी कह रहा हूँ, एक बार मुझे समझाने दो, समझ आ जाएगा। यस आई नो कि अपने बच्चों को कैसे कराना है, आप टेंशन मत लीजिए। फिर से, ये है क्या? ये लाइफ साइकिल है। पहले में जो गलती होगी वो दूसरे में करेक्ट की जाएगी, दूसरे की कोई गलती तीसरे में, तीसरे की जो लास्ट होगा वो करेक्ट होगा। तो पहले आप लिखिए फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4, चारों बना डालिए, और बीच में 2-2 लाइनें की गैप छोड़ते जाइएगा, एक 2-2 लाइनों का मैं उसके बीच में लिखाऊंगा। 2-2 लाइनों का गैप छोड़ते जाओ हर फिगर में। सर आपकी वीडियो नहीं दिख रही। जी धर्म रहिए सर, क्या कह रहे हैं सर? कुछ पूछ रहे हैं आप? सर वो कह रहा है कि वीडियो नहीं दिख रही आपकी। वीडियो नहीं दिख रही? वो कह रहा है सर, मैं नहीं बोल रहा। बाकी सबको दिख रही है? यस सर। यस सर। 1 मिनट वेट करिए, मैं थोड़ा जूमिंग चेंज करके देखता हूँ। ऑटो फोकसिंग में आप देखिए, दिख जाना चाहिए यार। सर दिख रही है सर हमें। सर हमें तो दिख रही है।
कोई यार बैंडविड्थ की प्रॉब्लम होती है, वो आपकी तरफ से भी हो सकती दिखती है। सर मैंने बहुत सारे लेक्चर्स गूगल क्लासरूम में डाल दिए हैं, जिनके मिस हुए वहां सुनते जाइए, ठीक है। कोई डाउट हो तो मेरे से बात करते जाइए। फ्यूजन में आज मैं बहुत सारी बच्चों को किताबें दे आया था जो आके ले गए थे, जिनको नहीं मिली वो मेरे घर से भी कलेक्ट कर सकते हैं। सर अब कब आओगे फ्यूजन पे? आज ले रहे थे, आज भूल गए। यस सर। सर वुलानी क्लास थी मेरी सुबह। कोई बात नहीं। मैं बीच में, आप रहते कहाँ पे हैं? सर सेक्टर 68। सर दोबारा कब आओगे? मैं भूल गया थी ना। बेटा listen. My parents stays in sector 70. अगर मुझे टाइम लगा तो मैं उनको बुक्स उनके घर रखा दूंगा, अपने पेरेंट्स के घर। आप कभी भी आते जाते कट कर लीजिए, पर जब मैं जाऊंगा 3-4 दिन में जब भी जाऊंगा मैं वहां रखवा दूंगा, ठीक है। अदरवाइज अपने 10th ओके सर। तो 10th के आसपास आएंगे फ्यूजन, अगर गवर्नमेंट नहीं खोलती तो। हाँ जी, हो गया आपका? थोड़ा जल्दी सर अगर ये मेरा लेक्चर रिकॉर्डेड हुआ तो आप सेंड कर दोगे? बिल्कुल सेंड करूंगा बेटा। सर बीच में 3 बार कनेक्शन का प्रॉब्लम आ गया था इस करके। कोई बात नहीं बेटा, मैं भेज दूंगा बच्चे। थैंक यू सर। रिकॉर्डिंग आपके लिए, मेरे तो किसी काम की नहीं है वैसे, वो मैं आप ही के लिए रिकॉर्ड करता हूँ। चलिए हो गया। अब लिखिए फिगर 1 के नीचे लिखिए फिगर 1। Scientists predicted psi is probability. सर रिपीट करना। Scientists predicted psi is probability. Psi is probability. And they drawn a graph between psi versus r. They drawn the graph between psi versus r for 1s. They drawn a graph for psi versus r for 1s. But when radius is 0, probability is very high. When radius is 0, probability is very high. This is against Heisenberg. जिसको Heisenberg के स्पेलिंग नहीं आते वो सिंपल इंग्लिश से, which is not possible. It is against Heisenberg, which is not possible. Which is not possible. अब आइए इस पे फिगर 2। They replaced psi with psi dv. They replaced psi with psi dv. And drawn a graph. It obeys Heisenberg. When radius is 0, probability is also 0. It obeys Heisenberg. When radius is 0, probability is also 0. When radius is 0, probability is 0. Figure 3. When they drawn a graph between psi dv versus r for 2s, when they drawn graph of psi dv versus r for 2s, they observed
probability is coming negative. Probability is coming negative. Probability is coming negative, which is not possible. Which is not possible. Which is not possible. Figure 4. Figure 4. Figure 4. In figure 4, psi dV is replaced by psi square dV. Psi dV is replaced by psi square dV. The results are according to expectations. The results are according to expectations. क्लियर हो गया? ये टॉपिक खत्म हो गया. ये टॉपिक खत्म हो गया. सर बुक में हो सकता है 4 से ज्यादा ग्राफ दिए हों. मॉडर्न, दिनेश, प्रदीप में आपने 4 ही लर्न करनी. स्कूल में 4 से ज्यादा नहीं बनानी. क्लियर है? ये मैंने पहले बहुत ज्यादा कराए हैं. 90% तो स्कूल वाले कराएंगे ही नहीं ये आर्टिकल. क्लियर? अब सुनिए, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी है बताइए? सर 0 सर. 0. जीरो प्रोबेबिलिटी को क्या कहते हैं? no chance of finding electron. क्या कहते हैं? नोड. लिखा नहीं यहाँ? Yes sir. What is node? Sir, where the probability of finding electron is least. वो ये वाला पॉइंट है. तो पेपर में टीचर पेपर में टीचर आपको तंग भी कर सकता है. क्या बोल के? इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को बोलते हैं नोड. क्या बोलते हैं? नोड. ओके. अब ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया. ठीक है सर. आपका एक छोटा सा होमवर्क है. व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? ये आप एक छोटा सा एक 1 या 2 मार्क्स में आप इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखेंगे खुद. ठीक है, ये आपका होमवर्क है. व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? पढ़ा होगा आपने, दिया अल्फा बीटा गामा एंड ऑल. तो ये छोटा सा आपका एक रेडियो एक्टिविटी होमवर्क. आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने सबसे पहले पढ़ा ऑर्बिट ऑर्बिटल में डिफरेंस. फिर हमने पढ़ा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है. फिर हमने पढ़ा साई स्क्वायर डी साई स्क्वायर क्या सिग्निफाई करते हैं. फिर हमने पढ़ा रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व्स क्या. उम्मीद करता हूँ आज वाला सारा समझ आ गया होगा. यस सर. Yes. अब मुझे ये बताओ, यस सर. ऑर्बिटल से पहले वाले का टेस्ट कब देना है? संडे रख दें रख दो सर. या वेडनेसडे रखना? वेडनेसडे रख लो. Wednesday रख Wednesday लो. ठीक है. Sir Wednesday Wednesday ठीक है. रख लो. वेडनेसडे रख लो. Sir, वेडनेसडे को. Wednesday ठीक है सर. वेडनेसडे ठीक है. यस सर. Yes sir. फिर सुनो ध्यान से. हाँ जी. वेडनेसडे आपका टेस्ट है. ऑर्बिटल से पहले वाला सारा, हेजनबर्ग भी आएगा, डी ब्रॉगली भी आएगा, उससे पहले वाला सारा ऑर्बिटल से पहले वाला. ठीक है. एंड वेडनेसडे को जो बच्चे लेट ज्वाइंड है, जिनका एटॉमिक स्ट्रक्चर में कोई आर्टिकल मिसिंग है, वो मैं करा. अब आप देख लीजिएगा कौन सा पढ़ना है. मेरे ख्याल से आप हेजनबर्ग और डी ब्रॉगली पढ़ लें तो बेटर है. तो बाकी सब टेस्ट देंगे. जो बच्चे न्यूली ज्वाइंड हैं उनको मैं मोस्ट प्रॉब्ली हेजनबर्ग एंड डी ब्रॉगली करा दूं वेडनेसडे. ठीक है. जो बाकी बच्चे हैं वो टेस्ट दें. ठीक है. अगर संडे क्लास होती है आई विल सेंड यू द एसएमएस. ठीक है. नहीं होगी तो मैसेज नहीं है. ठीक है. कोई ब्लॉकेज टाइम है तो बता दो कि इस टाइम अवेलेबल नहीं है. कोई टाइम? सर सुबह सुबह जल्दी.
जल्दी ना लगाएं कि जल्दी लगा लें? जल्दी ना जाओ सर। कोई अभी वो नहीं है, प्रॉमिस मेरा कुछ नहीं है अभी। अगर संडे जब भी क्लास लगानी होगी मिनिमम 4 घंटे पहले आपका एसएमएस आएगा। जी अगर अगर दोपहर की होगी तो संडे सुबह आएगा। संडे अगर अर्ली हुई तो सैटरडे रात को आएगा। क्लियर? यस सर। अगर नहीं आया तो आप अपनी टेस्ट की तैयारी करिए। मंडे नया चैप्टर स्टार्ट होगा, पीरियोडिक टेबल। अच्छा एक चीज और सर, कुछ बच्चे उसके हैं आईसीएससी के, आए हुए हैं आज? यस सर। यस सर आपके पेपर्स कैंसिल हो गए हैं? यस सर। यस सर। कांग्रेट्स पहले तो आपको। तो अब कोई छुट्टियों का तो कंसेप्ट नहीं है, पढ़ा रहे फिर आगे? यस सर। चलो अब फिर कोई छुट्टियां नहीं है। वो रिक्वेस्ट कर रहे थे आईसीएससी वाले कि हमारे पेपर हैं तो छुट्टियां कर दो। छुट्टियां तो मैंने फिर भी नहीं करनी थी, पर मैंने कुछ और पढ़ाना था जिनसे उनको नुकसान कम होता। पर अब तो उनके एग्जाम ही नहीं है तो हम नॉर्मल चलेंगे। मंडे वी विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर, पीरियोडिक टेबल। वेडनेसडे पुराने बच्चों के लिए टेस्ट है, नए बच्चे मेरे साथ पुराने 1-2 आर्टिकल्स करेंगे। क्लियर? बाय बाय। बाय सर। बाय बच्चे, बाय सर। Thank you, sir. ओके, बाय बाय। बाय सर।